केवल आरक्षण खत्म करने की बात अभी तक क्यों है? आपने तो 10% भी आरक्षण ले आए गरीबी के नाम पे। अब भी अगर आरक्षण से आपको दिक्कत है तो आरक्षण बिल्कुल ख़त्म कीजिए, शौक से ख़त्म कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन हमारे साथ बैठ करके आप प्लान बनाइए, नीतियां बनाइए कि कैसे आप आरक्षण ख़त्म करके एक समान शिक्षा व्यवस्था बना पाएंगे, जहां हम जैसे हमारे जो आदिवासी जो महिलाएं एक तरफ गर्भ में बच्चा लेके और सर पे 22 ईंटें जो 9 तल्ला पे चढ़ाती हैं, 12 ईंटें जो 9 तल्ला पे चढ़ाती हैं, उनके दर्दों को क्या अंबानी और आप जो नेता की पत्नी हैं, क्या वो दर्द के साथ आ करके हमारे साथ बैठ करके काम कर पाएंगे? उसमें क्या समानता है? अगर वहाँ आप समानता ला पाते हैं कि हमारे इन महिलाओं को भी उतनी ही सम्मान के साथ, गरिमा के साथ जीवन जीने का हक और 2 जून की रोटी आराम से मिल जाती है और हम सब एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पे आरक्षण खत्म करना चाहिए। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। मैं रंजित रजक, आप सभी लोगों को मैं अपने प्रोग्राम कहता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर में आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो हमारे गेस्ट हैं प्रतिमा जी, और प्रतिमा जी जो हैं युवाओं के लिए काम करती है, युवाओं के अधिकार, युवाओं को जगाने के कार्य करते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे गेस्ट प्रतिमा जी से। प्रतिमा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद मैम, सबसे पहले मैं चाहता हूं, जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको लाखों दर्शक देख रही हैं, तो मैं चाहूँगा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ज़रूर। नमस्ते, जय भीम, जिंदाबाद साथियों। मेरा नाम प्रतिमा है, मैं पटना की रहने वाली हूँ और बिहार के अलग अलग ज़िलों में मैं युवाओं के साथ काम करती हूँ। हम युवाओं के साथ काम करती हैं, तो मैं चाहूँगा वो कार्य जो युवाओं को आपने जगाया है, युवाओं को उन्हें संवारे हैं, युवाओं को उन्हें अपने अधिकार के लिए उन्हें जगाने के कार्य किए हैं, जैसे मैम बहुत सारे कार्य किए होंगे। देखिए, हम युवाओं के हम जो काम करते हैं युवाओं के साथ, उसमें विशेषकर जो वंचित युवा हैं, उनके सामाजिक और राजनीतिक जो जानकारी है, जो समझ है, उसको बढ़ावा देने के लिए मैं काम करती हूँ। मैम, युवाओं का रोल आज के समय में, युवाओं का योगदान हमारे देश में, खास करके मैं चुनाव की माहौल है, अभी चुनाव की बातें करूं, तो क्या लगता है, आपका क्या विचार है, जो हमारे युवा हैं जो वोट देने जाते हैं, जो अपना वोट जो है, क्या उसका वैल्यू को वो समझ पा के सुचारू रूप से वोट करते हैं, या कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं? देखिए, कमियां तो बताई जाती रही हैं हमेशा से, और विशेषकर वंचितों की कमियां हर जगह लिखी गई हैं, बोली गई हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कमियां तो हर समाज में है और बड़े लोगों ने भी किया है और युवा भी करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी विशेषताएं नहीं हैं। हम बिल्कुल हम जो देख पा रहे हैं, हमारे जो युवक बड़े ललक के साथ आ रहे हैं, उनमें एक संवैधानिक मूल्यों की जो समझ बढ़ रही है और उसके आधार पे जो वोटिंग पैटर्न देख रहे हैं वो, कि मैं किसको वोट करूं और क्यों करूं। किस तरीके से हमारे साथ आज भी अगर आप देखें कि खुद मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो कैसे एक तरीके की चीज़ें दिखा रही है। आप धर्म को ही कैसे दिखा रहे हैं, हिंदू बनाम हिंदुत्व कभी कह रहे हैं, कभी मोदी जी गंगा में डुबकी लगाते हुए हर एक मीडिया जो मेन स्ट्रीम के है वो दिखाती है किस किस तरीके से वो डुबकी लगा के, मतलब एक प्रधानमंत्री ये कैसे धार्मिक हो सकते हैं कि आप एक बड़ा फॉलोअर है एक किसी खास धर्म के, वो आपका निजी मामला है। आप प्रधानमंत्री होने के नाते
आपको किस तरीके के मैसेज युवाओं में देने चाहिए वो शायद आप भूल गए हैं। इसकी समझ बिल्कुल हमारे युवाओं में बन रही है और डेली वो चर्चा करते हैं कि ये प्रधानमंत्री केवल हिंदू और हिंदुत्व करते रहेंगे, युवाओं की बात कभी नहीं करेंगे। क्योंकि युवाओं को जो रोज़गार देने की बात उन्होंने कही, युवाओं को जो हर एक क्षेत्र में जाने के लिए जिस तरीके की तकनीक शिक्षा की बात कही, वो सब कहीं ना कहीं उनका फेल नज़र आ रहा है। और इसलिए वो मुद्दे की बात बिल्कुल नहीं करते और धर्म को बढ़ावा देते हुए वो कभी मंदिरों में घूमते हुए चक्कर काटते हुए नज़र आते हैं या कभी आपको गंगा में डुबकी लगाते हुए नज़र आते हैं। तो इस तरीके की जो देश में एक व्यापक मुद्दा छिड़ गया है और युवा समझ रहे हैं कि आप एक तरीके के रंग में रंगना चाहते हैं, लेकिन हमारा देश जो है वो कभी भी एक हमारा देश मतलब धर्म नहीं है, हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है। हम जितने लोग यहाँ रहते हैं सभी जिस धर्म को मानते हैं वो भी सभी धर्म हमारा है और जो जिसको मानता है उनके साथ सम्मान के साथ यहाँ लोकतंत्र है। सभी अपने अपने तरीके से जीने के लिए यहाँ स्वतंत्र हैं। आप हिंदू बनाम हिंदुत्व करते रहें। हमारे युवा आपको इस बार जो अंगूठा आपको जिताने के लिए दे रहे थे और वही अंगूठा अब आपको दिखाने के लिए देंगे, बिल्कुल अब आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसी चर्चा बिल्कुल युवाओं में चल रही है और आने वाले वक्त में जो भी, केवल ये नहीं है कि बीजेपी की जो सरकार है और जो मोदी जी कर रहे हैं केवल उससे, कोई भी सरकार चाहे कोई भी, चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे जो भी सरकार आ जाए, इस तरीके के मूल्यों के साथ छेड़छाड़, अगर संवैधानिक मूल्यों के साथ छेड़छाड़ करेगी तो निश्चित तौर पे युवा उनको नेगलेक्ट करेंगे, उनको धिक्कार देंगे और उनको सत्ता में से बाहर कर देंगे। ये बिल्कुल हमारे युवा समझ रहे हैं और आने वाली पीढ़ी हमारी बहुत जागरूक है। मैं उनकी खूबियों को बताने जा रही हूँ, ना कि कमी तो हजारों लोग हमारी बताते ही रहते हैं। थैंक यू। मैम, बहुत ही अच्छी बातें कही आपने। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो गंगा में डुबकी लगाते हैं और धर्म की बात, क्योंकि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। हम शुरू से मानते हुए आए हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, एक नारा है था जो आज के डेट में लगता है हमसे चाहे वो सरकार हो चाहे वो युवा हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ हम लोग भूले जा रहे हैं। मैम, मेरा ये दूसरा सवाल है, जो आने वाला जो चुनाव है और 1-2 साल जो बाद जो होगी, तो क्या नरेंद्र मोदी जी के जगह पे किसी को आप देखते हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में? आपका व्यक्तिगत विचार जानना चाहते हैं। देखिए, मेरा व्यक्तिगत विचार अभी से तो मैं क्या कहूँ कि मैं किनको देखना चाहती हूँ। मैं जिस मूल्य के साथ देखना चाहती हूँ वैसे लोग धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और हमें लगता है कि हम जल्द अपने नेता चुन लेंगे आपस की बातचीत में कि हम किनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमें कैसा नेता चाहिए। तो हम अभी बिल्कुल वो नाम नहीं बात कर सकते उस नाम पे, लेकिन आपको जल्द ही इसका पता लग जाएगा कि हम लोग किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पे। मैम, आपको क्या लगता है विगत जो 7 वर्षों जो रहा बीजेपी का सरकार, कुछ तो शायद अच्छे काम हुए हैं, जैसे राम मंदिर की बात करूं या 3 तलाक की बात करूं या फिर कश्मीर के मुद्दा को लेके बात करूं, तो आपको क्या लगता है जो वर्षों से चली हुई आ रही थी मुद्दा, शायद ये मुद्दा ख़त्म हो चुका है, तो अब शायद विकास की बातें हो? कुछ आपने जैसे ही कहा कि कुछ अच्छे काम हुए हैं, उसमें आपने गिनवा दिया 3 काम। पहले तो कश्मीर का मुद्दा गिनवाया है। थैंक यू। इस विषय पे सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, मगर मेरे लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 370 हटने के बाद हमारे कश्मीर के लोग कितने आज़ाद हुए हैं, वहाँ पे कौन सी सुविधाएं बहाल हुई हैं, कितना विकास हुआ है, वहाँ के युवा कितने स्वतंत्र हुए हैं बोलने के लिए, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी किस तरीके से हम देख पा रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई धारा हटा दे रहे हैं, केवल धारा हटा देने से या लगा देने से नहीं होगा। आपने
उसके लिए क्या प्रयास किए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कश्मीर में आज भी दलितों को मुखर होकर बोलने की आज़ादी है? क्या वो आज अपना मत दे पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं? हम मेन स्ट्रीम मीडिया में कहाँ दिखाए जाते हैं? कौन दिखा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में कि जो आज़ादी मिली है कश्मीर को, वो भारत का अंग बन गया है और वहाँ आज दलित युवा जो हैं या महिलाएं जो हैं वो स्वतंत्र हुए हैं और उनको वो सारी योजनाओं का लाभ अब मिलने लगा है जो जिससे वो वंचित थे। तो मेरे लिए तो सवाल अभी भी वही है। दूसरा, आपने कह दिया कि राम मंदिर, हम जिस समय में राम मंदिर की बात कर रहे हैं, मंदिर एक आस्था का विषय है और जो लोग भी धर्म में विश्वास रखते हैं उनके लिए मंदिर मस्जिद बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम मानवता में विश्वास रखते हैं और ये मरते रहे कोरोना में ना, लोग इतने संख्या में मारे गए, उस मुश्किल समय में आपने राम मंदिर के लिए इतना फंड निकाला, इतने पैसे निकाले और जो मरते हुए लोगों को कफन तक नसीब नहीं हुआ, ये तो कभी भी माफ़ करने लायक नहीं है। ये अच्छे काम की गिनती कैसे इसमें आ सकती है? मंदिर बहुत व्यक्तिगत आस्था का मामला है। आप अरबों खरबों रुपए लगा करके आप केवल मंदिर निर्माण कर रहे हैं और व्यक्ति आज भी मरे हुए व्यक्तियों की सब सड़ रहे थे गंगा में। उसके अलावा भी खुद हम जानते हैं कि कितने लोगों को लेकर के हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था में पेशेंट को लेकर के अपने बाजुओं पे दम तोड़ते हुए हमने देखे हैं अपने मोहल्ले में, जिनको लेके हम हॉस्पिटल जा रहे थे। वो सब हम माफ़ करने लायक नहीं है। आप ऐसे मुश्किल समय में मंदिर बनाते हैं, आपको मंदिर बनाने का और भी अवसर मिलता, लोगों की लाशों पे आपने मंदिर बनाया है। ये कौन सी खुशी? मेरे लिए तो खुशी नहीं है। और जो लोग भी मानवता में विश्वास रखते हैं उनके लिए तो सच में ये खुशी की बात नहीं है। जो लोग धार्मिक राजनीति करते हैं, भले उनके लिए ये सुनहरे अवसर हों और उनके लिए अच्छा विषय हो, मेरे लिए नहीं है। ये खुशी का माहौल तो बिल्कुल नहीं है। मैम, एक चीज़ जो मैं भी इस चीज़ों का विरोध करता हूँ क्योंकि पहले से ही बेरोज़गारी है हमारे देश में, मैं पिछले 7-8 सालों से देख रहा हूँ। उसके बाद भी निजीकरण सर चढ़कर बोल रही हैं और ये निजीकरण जो है कहीं ना कहीं युवाओं को एक तरीके से आर्थिक रूप से विकलांग बना रही है। इस पर क्या विचार है आपका? देखिए, निजीकरण के ऊपर मेरा जो मत है, कुछ संस्थानें तो कभी भी निजीकरण नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो संस्थान सबसे अधिक वंचित के लिए हो, जो एकदम गरीब हो, असमानता का सामना कर रहा हो, उन सब में सबसे ज़्यादा जो है वो है रेलवे ना। रेलवे में हर तरीके के यात्री जो हैं वो सुविधा ले पा रहे थे। उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि कोई ऐसा हमारे पास संस्थान नहीं है जो आम लोग, मतलब धरती से जुड़े लोग, बिल्कुल उसमें हर एक, चाहे जिस मुश्किल से जुड़े लोग हों, वो सब के लिए रेलवे हमारा भारतीय रेलवे हम मानते थे। हमने कभी नहीं कहा ये बिहार का रेलवे है, ये उत्तर प्रदेश का रेलवे है। हमने कहा वो भारतीय रेलवे है और वो मुझे देश से जोड़ के रखता था, जिसको रखता है, था नहीं है। लेकिन आप जैसे ही इसको निजी हाथों में दे देंगे, अधिकांश लोग इससे वंचित हो जाएंगे और बहुत लोग तो रेलवे का मुंह तक नहीं देख पाएंगे, क्योंकि रेलवे का किराया बिल्कुल आप जैसे आज हवाई जहाज का किराया है, जिस तरीके से फ़्लाइट का किराया है, वैसे बढ़ जाएगा और सेवाएं आप वैसे बना देंगे। ये तो रही रेलवे की बात। उसके अलावा भी आप बैंक कर्मियों की हड़ताल देख रहे हैं लगातार। कोई नहीं चाहेगा, हम क्यों सरकारी बैंकों में पैसा रखते थे? क्योंकि हमें एक सुरक्षा का भाव होता था। आज जब निजी बैंक हो जाएंगे तो हम असुरक्षित महसूस करेंगे। और क्यों देंगे बैंकों को पैसा? किसी निजी व्यक्ति के हाथ में हमारी गाढ़ी कमाई का परसेंटेज क्यों जाए? अगर वो सरकार के हाथों में जाता है तो देश का विकास होता है। हम निजी हाथों में नहीं सौंपना चाहेंगे। तो कुछ जो हम बिल्कुल मानते हैं कि ये निजीकरण है जो वंचितों को, खासकर दलित, आदिवासी, ऐसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को, चूंकि यहाँ पे रिजर्वेशन है, उससे वंचित करने की ये स्ट्रैटेजी है कि आप निजीकरण ला रहे हैं। और हमें जो
जिस सीढ़ियों से चढ़ के हम आगे बढ़ रहे थे वो आप सीढ़ियों को धाराशायी कर रहे, तोड़ रहे हैं ताकि हम आगे नहीं बढ़ सके। आपको सबसे ज़्यादा डर जो लगता है इसी तबके से लगता है, क्योंकि जब हम बढ़ जाएंगे तो आपके सेवादार कौन रहेगा, आपका एक गुलामी कौन करेगा, आपको इस चीज़ से डर लगता है। इसलिए आप सभी चीज़ को निजीकरण करके तितर बितर करना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं, जिससे कि युवा पार्शियलिटी करके किसी को अपना जान पहचान करके आप आराम से सेवा ले सकें। आप इस देश में जिस दिन मोदी जी ने कहा था कि हम एक देश और एक नीति बनाना चाहते हैं, और इसमें क्या बोलते हैं उसको, जीएसटी जो लाया गया था, उस टाइम जो उन्होंने वक्तव्य दिया था एक देश एक कर, उसी दिन से मैं कह रही हूँ कि ये एक देश एक कर आज बोल रहे हैं, कल को कहेंगे एक देश एक धर्म एक देश। ऐसे करते हुए ये राजतंत्र की तरफ बढ़ेंगे और लोकतंत्र को ख़त्म करेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे अनुभव रहा है और मैं देख रही हूँ कि उसी दिशा में ये लोग बढ़ रहे हैं। और हम सब की नींद अगर अभी नहीं खुली तो अभी नहीं तो कभी नहीं वाला मामला हो जाएगा। इसलिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और हम सब लोगों को इसमें आगे आकर के बोलना पड़ेगा कि ये देश बहुत खूबसूरत है भैया, इस देश के साथ छेड़छाड़ मत करो, इस खूबसूरत देश की खूबसूरती बनाए रखो। हम सभी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए सबकी राइट टू वॉइस की जो चीज़ें हैं सबको बोलने दो, सबको आज़ाद रहने दो और सबके हिसाब से विकास को आने दो। एक व्यक्ति एक धर्म एक नज़रिए से विकास नहीं करने के लिए। तो ये मेरे तरफ से मेरी जो समझ है मैंने अपनी बात रखी। मैम, आप युवाओं के लिए काम करती हैं, तो अभी आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो दलित वंचित शोषित युवाओं को एक सीढ़ी प्रदान करती है ताकि वो अपने मेहनत के बल से और थोड़ा सा सरकार के सहयोग से वो ऊपर उठते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसके विरोधी भी है। कई सारे लोग आज भी कहते हैं जो आरक्षण हटना चाहिए, कुछ लोग हैं जो कहते हैं आरक्षण का निरीक्षण होना चाहिए। तो युवाओं के लिए आरक्षण युवाओं के साथ जुड़ी हुई है, तो इस पर आपका क्या विचार? हम भी बोलते हैं आरक्षण हटा दो, बिल्कुल हटा देना चाहिए, लेकिन उसके भी एक शर्त है और वो शर्त यह है कि आप ऐसी व्यवस्था रखें जहाँ पर सब इस देश के सभी युवा एक जगह आके पढ़ाई करें। ये जो आपने इतने तरह की संस्थानें बना रखी है ना कि किसी के लिए उनके लिए डिग्री खरीदी जाती है, ख़त्म करो। केवल आरक्षण ख़त्म करने की बात अभी तक क्यों है? आपने तो 10% भी आरक्षण ले आए गरीबी के नाम पे। अब भी अगर आरक्षण से आपको दिक्कत है तो आरक्षण बिल्कुल ख़त्म कीजिए, शौक से ख़त्म कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन हमारे साथ बैठ करके आप प्लान बनाइए, नीतियाँ बनाइए कि कैसे आप आरक्षण ख़त्म करके एक समान शिक्षा व्यवस्था बना पाएंगे, जहाँ हम जैसे हमारे जो आदिवासी जो महिलाएं एक तरफ गर्भ में बच्चा लेके और सर पे 22 ईंटें जो 9 तल्ला पे चढ़ाती हैं, 12 ईंटें जो 9 तल्ला पे चढ़ाती हैं, उनके दर्दों को क्या अंबानी और आप जो नेता की पत्नी हैं, क्या वो दर्द के साथ आ करके हमारे साथ बैठ करके काम कर पाएंगे? उसमें क्या समानता है? अगर वहाँ आप समानता ला पाते हैं कि हमारे इन महिलाओं को भी उतनी ही सम्मान के साथ गरिमा के साथ जीवन जीने का हक और 2 जून की रोटी आराम से मिल जाती है और हम सब एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पे आरक्षण ख़त्म करना चाहिए। आरक्षण तो कब तक? आरक्षण एक बोझ है इस देश के ऊपर, क्योंकि आप चाहते हैं बनाए रखना, हम नहीं। हम तो बिल्कुल नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं हम सभी को मौका मिले, हम सभी पढ़ें और छत के नीचे एक स्कूल में एक सीट के ऊपर बिल्कुल एकदम बराबरी हमारे साथ आकर के कर लीजिए साहब। हम बिल्कुल आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ज़रूरत नहीं है अलग से आरक्षण ढोने की। ये तो आपका राजनीतिक मुद्दा है। जैसे आपने आज तक मंदिर मस्जिद का मुद्दा बनाए रखा 75 सालों तक, वैसे ही देश में इसको भी मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं आप। सबसे ज़्यादा अगर इस देश में
नीतियों पर जो छेड़छाड़ होती है वो होता है शिक्षा और स्वास्थ्य की नीतियाँ। स्वास्थ्य को तो निगलेक्ट ही करके रखा गया आज तक, उसके ऊपर तो कोई बात ही बहुत कम अरसे से शुरू हुई है। 100 साल लगे 8वीं तक पढ़ाई के लिए अधिकार, मतलब शिक्षा के अधिकार की लड़ाई अगर देखें तो 100 साल लगे सिर्फ शिक्षा के अधिकार कानून को लाने में। ये कौन सा देश है जी? ज़रा सोचिए कि जहाँ पढ़ाई के लिए 8वीं तक आपको शिक्षा नीति लाने में 100 साल लगते हैं। आज़ादी के बाद 75 साल में आप शिक्षा नीति लेके आए हैं जो जहाँ अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपके पेपर तक पे ही है, धरातल पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और किनके साथ आपने मिलकर शिक्षा नीति बनाई है उस पर भी सवाल है। क्या हमसे आपने पूछा? क्या गांव में जो हमारे महिलाएं हैं उनसे आपने पूछा कि उनके बच्चे कैसे पढ़ना चाहते हैं? नीतियों में हमें तो आप शामिल करेंगे नहीं, करते ही नहीं हैं, तो फिर बराबरी की बात कैसे करते हैं आप? नीतियों में बराबरी की बात कीजिए, नीति जब बनाएं तब हमारे साथ आके बात कीजिए, फिर हम देखिए कि कैसे आपको दिखाते हैं कि हम युवा कभी भी केवल आरक्षण पे आने वाले। आरक्षण एक छोटा सा अवसर है, सबसे छोटा, हम कहीं इससे ज़्यादा आने वाले लोग हैं। तो आप तैयार रहें, हम युवा आ रहे हैं, आपके साथ बात भी करेंगे और आपके साथ साथ मिलके चलेंगे भी। इस देश के हर एक विकास में हमारा योगदान रहा है, रहेगा, ये हमारा दावा है आपसे। धन्यवाद मैम। तो दर्शकों, बातचीत करके और इतना अच्छा हम लोगों ने बातचीत किया देश के विकास को लेके, मुझे धन्यवाद डॉक्टर रोशन। और आप रंजीत जी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए और इतनी अच्छी चर्चा आपने मुझसे की। और तमाम दर्शकों को भी जय भीम, जिंदाबाद। वापस से डॉक्टर रोशन जी को इस मुहिम के लिए जो ग्राउंड पे वो काम कर रहे हैं उनके लिए उनको जय भीम। सको ये थी संघर्ष से लेके सफलता तक की कहानी प्रतिमा जी की। और प्रतिमा जी आज समाज के महिलाओं में से एक है, क्योंकि ये हजारों लाखों युवाओं को अधिकार के पहचानने में मदद की है। इनका जो प्रयास हमारी टीम के भी स्टूडियो सलाम करती है, सल्यूट करती है। अगर आपके भी मोहल्ले, आपके भी गांव, आपके भी प्रखंड इस तरह का कोई व्यक्ति दिखे जिनकी कहानी समाज के लिए एक सीख हो सके, उन्हें केवी स्टूडियो जुड़वाने में हमें मदद करे। तो इस प्रोग्राम को देखने के लिए आप हमारे फेसबुक डॉक्टर रोशन पेज को फॉलो करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल है स्टार्स, उसे भी सब्सक्राइब। तो तब तक के लिए